अमेरिका का जिस तरह बाकायदा तौर पर ईरान इसराइल जंग में शामिल होना, एक तो खिते पर इसके असरात क्या होंगे और अब जंग बंदी किस तरह से मुमकिन है सारी सूरत हाल के बाद? बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, लेकिन ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और ये टेक होम और ये वॉर ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे वो तो डिपेंड करेगा इस जो स्ट्राइक B2 की हुई है उसके आउटकम पर। मेरा मानना यह है कि दोनों तरफ से जाहिर है ईरान चाहेगा कि एस्केलेट करके इस हद तक प्राइस बढ़ाई जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी कैपेबिलिटी या उसका स्टैमिना वॉर का कितना है। एक बात, अमेरिका इस पे कंटिन्यू करना चाहेगा स्ट्राइक को। अभी तो उन्होंने कह दिया है कि ये हमने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है और इट इज द एंड, लेकिन मेरा तज्जिया या मेरा मानना ये है कि ये इट इज नॉट द एंड टिल द टाइम ये ग्राउंड चेक या ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। क्योंकि जाहिर है इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई है, ईरान ने जो नुकसान इजराइल का किया है वो बहुत बड़ा हुआ है, वो बिलियंस में चला गया हुआ है, तो उसके लिए कुछ तो उन्होंने टेक होम भी करना है, अपनी पब्लिक को भी दिखाना है। इजरायली लीडरशिप ने भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी ये बताना है कि मेरी क्या वजह थी कि प्राय की जंग में मैंने क्यों कूदा है और क्या कुछ टेक होम है, उनको एंड ऑफ द वॉर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो अमेरिकन या इजराइल को वो ये है ईरान के खिलाफ, ये है कि इनका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क था अब चंद दिन पहले तक, और जाहिर है ग्राउंड पर अगर इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क हो तो उन्होंने वेरीफाई जरूर करना चाहेंगे कि ऑन ग्राउंड फिजिकल डैमेज या डिस्ट्रक्शन जो उनके रिएक्टर्स हैं या उनकी लेबोरेटरीज हैं या उनका नेटवर्क है उसको कितना हुआ है। ये आज का नहीं है। आपको एक मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता चलूं कि 2005 से 2013 तक अहमदनेजाद प्रेसिडेंट थे ईरान के। उन्होंने CNN ईरान को एक इंटरव्यू देते एक दफा कहा था कि मैं एक दफा बनाना चाह रहा था मोसाद की एक्टिविटीज के खिलाफ, इजरायली इंटेलिजेंस के खिलाफ अपना एक फोर्स बनाना चाह रहा था, और कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो जो फोर्स का हेड था वो भी मोसाद का एजेंट था। यानी इस हद तक कॉम्प्रोमाइज उनकी लीडरशिप उस वक्त भी हुई थी और जिसका मुजाहरा हमने 10 दिन पहले भी देख लिया। तो अब जाहिर है मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका अगर उनका जितना भी सर्वाइव किया हुआ है और अच्छा रीजनेबल उनका नेटवर्क अभी भी ग्राउंड पर मौजूद होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो वेरीफाई करेंगे कि फिजिकल डिस्ट्रक्शन जो वो एम कर रहे थे उनके कामयाबी के कितने % चांस हैं वो बने हैं इसमें। अगर वो तसल्ली हुई कि 20, 30, 40 साल पीछे ले गए हैं ईरान को या उन्होंने फॉर एवर एलिमिनेट कर दिया है उनके नेटवर्क को, या जो फिर वो शायद रिपीट अमेरिका ना करे। क्योंकि जेन में रखिएगा ये कुम के पास जो सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर प्लांट है वो पहाड़ों के दरमियान एक सिलसिला है, वो सड़क पर भी कनेक्टेड है आपस में और टनल्स में भी कनेक्टेड है आपस में। ये बहुत बड़ा सेटअप है और 90 मीटर्स डेप्थ पे, और हम कई दिनों से सब बात कर रहे हैं कि जो इनके पास बॉम्बर्स की कैपेसिटी है B2 की, और उसके ऊपर जो GBU 57 लगा हुआ है बॉम्ब, और ये जो जिसको हम बंकर बस्टर कह रहे हैं आमतौर पर, इसकी कोई 50 to 60 मीटर्स तक डेप्थ है तबाह करने की। और फिर अमेरिका ये भी कह रहा है कि हमने टॉमहॉक मिसाइल भी मारे हैं सबमरीन से। तो इनकी कॉम्बिनेशन से व्हाट आई विजुअलाइज कि इन्होंने शायद उस टारगेट को और बाकी तीनों को जो इंस्टॉलेशंस पे हिट की हैं उनको सॉफ्टन किया है पहले। उनको सॉफ्टन करने के बाद शायद ये एक्चुअल बंकर बस्टर मारे हैं जब ग्राउंड सॉफ्ट होगा और ये पेनिट्रेशन किया। हाउएवर क्लोजिंग पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि येट टू बी सीन के एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है और एलिमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है और एलिमेंट ऑफ रिवाइवल क्या है ईरान के लिए। उस पर डिपेंडेंट होगा कि अगला कोई मिसाइल का हमला आएगा या नहीं आएगा। सही, आप साथ ही रहिए। डॉक्टर आदिल सिंह की जानिब जाऊंगी। सर, आप कहिएगा, चीन और रूस जो ईरान के करीब इत्तेहादी समझे जाते हैं, क्या वो अमेरिका के इस हमले के बाद कोई अमली इकदाम उठा सकते हैं? देखिए, अगर अमली को आप कह रहे हैं कि फिजिकल वो इंटरवीन करेंगे तो इस वक्त मुनासिब वक्त नहीं है उनका इंटरवीन करने का या कोई साइड इस तरह से शो करने का या कोई मिलिटरली ईरान को हेल्प आउट करने का। डिप्लोमेटिकली यस, बिकॉज वो एक प्रिंसिपल पोजीशन ईरान की भी है, पूरी दुनिया भी जो है अदर देन वेस्टर्न कंट्रीज वो सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ईरान ने कोई इस तरह से वॉलेशन नहीं की थी। वो तो निगोशिएटिंग टेबल पे था, पहली मरतबा भी था जब इसराइल ने अटैक कर दिया, और सेकेंड टाइम भी उन्होंने मीटिंग करनी थी तो ये EU और इनके साथ वो मिल रहे थे, उनके वजीर खारजा और यूनाइटेड स्टेट्स ने कर दिया। तो उनकी जो पोजीशन है मॉरली एक डिप्लोमेटिकली बड़ी स्ट्रांग है, जिसको वो चाइना और रशिया जो है वो जरूर सपोर्ट करते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं और बाकी सारे कंट्रीज भी उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मिलिटरली कुछ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है या कुछ इस तरह की चीजें, मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त कोई भी कंट्री इस तरह से इस पोजीशन में है कि वो ईरान को मिलिटरली सपोर्ट कर सकेगा। और ईरान इस वक्त जिस तरह से एक इमेज आया है या जो ना वेस्टर्न जो मीडिया जिस तरह से परसेप्शन बना रहा है, देखिए मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं।
जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज उनकी हैं, जो भी 2-3 उन्होंने की है स्पेसिफिक, और यूनाइटेड स्टेट्स बड़ा क्लियर है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हम खाली न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन 3 को टारगेट किया है। अगर इतना आसान होता उनको खत्म करने का तो कब से कर चुके होते। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉलेज को आप खत्म नहीं कर सकते। ज्यादातर वेस्टर्न जो एनालिस्ट है इस चीज पे मुत्तफिक है कि स्ट्राइक से ज्यादा ये होगा कि चंद साल 2-4 साल आप ईरान के प्रोग्राम को डिले कर सकेंगे, बिकॉज जो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी उन्होंने हासिल कर ली है, जो नॉलेज उन्होंने हासिल कर ली है, वो दोबारा से इसको कर सकते हैं। ऑलरेडी वो 60% एचयू बना सके और 400 kg उनके पास है। तो अभी तो अगर वो टेक्निकली देखा जाए तो ईरान जो है शायद थोड़ा सा सेटबैक होगा इन फैसिलिटीज से। अगर कह भी ले कि जी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं है, जैसे अभी चिश्ती साहब ने भी कहा कि इसकी वेरिफिकेशन होना अभी बाकी है। तो ईरान के पास और बड़ी फैसिलिटीज है, कुछ हो सकता है हमें अभी तक पता ना हो, जो IAEA को भी शायद पता ना हो, क्योंकि वो इतने अरसे से जब कर रहे हैं तो उन्होंने सारे कुछ गेम प्लान कर लिया होगा। अगर आप एक इजाजत दें तो मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर लूं, क्योंकि एक अलार्म क्रिएट हुआ है कि इन फैसिलिटीज के डिस्ट्रॉय होने से कोई कंटेमिनेशन या रेडिएशन लीक हो रहा है। देखिए ये यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज थी और सारी की सारी वो जो फैसिलिटीज थी उनमें यूरेनियम एनरिच नहीं हो रहा था, सेंट्रीफ्यूजेस भी थे उन पे इस तरह के। अगर डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं तो इनकी रेडिएशन लीक या कंटामिनेशन इस तरह से नहीं होगी कि पूरे रीजन के अंदर कोई इसका अलार्म क्रिएट हो। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये चेर्नोबिल नहीं है, ये फुकुशिमा का जापानीज वो नहीं है। जो कुछ वो कतरी मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी, प्रोबेबली वो रेफर कर रहे थे बुशैर पावर प्लांट को, कि अगर वो होगा तो वो उनके एरिया के करीब है, और अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय होता है तो डेफिनेटली वहां से रेडिएशन लीक्स हो सकती है और वो चेर्नोबिल टाइप हो सकता है। लेकिन चूंकि वो रशियन साइंटिस्ट वहां पे हैं और रशिया ने उसको रेड लाइन डिक्लेयर कर दिया हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट्स भी बड़ा कॉशियस होगा कि उसको वो टारगेट नहीं करे। तो ये इट इज अ सीरियस सिचुएशन, लेकिन हमें इस तरह से भी अलार्म नहीं करना चाहिए कि पूरे खत्ते में शायद इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने से कोई रेडिएशन लीक्स इस तरह से होंगी जिससे रीजनल कंट्रीज जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। सही। आमिर साहब, जिस तरह अमरीकी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ताकत से अमन हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, क्या ताकत से अमन हासिल किया जा सकता है इस सारी सूरत हाल में? देखें, अमेरिका तो ताकत की जुबान से ही गरज रहा है, बरस रहा है, और उनका ख्याल यही है कि हमने ईरान की एटमी तनसीबात तबाह कर दी हैं, लिहाजा अब अमन पे आ जाओ। ये तो है उनकी तरफ से एक ऑर्डर। उस ऑर्डर का जवाब ईरानी क़यादत ने दिया है कि हम अब पार्लियामेंट ने उनकी फैसला किया है कि अब ना हुर्मुज़ को हम बंद करेंगे। उन्होंने इसराइल पे हमले भी किए और जितनी उनकी शकत है वो उससे जवाब दे रहे हैं कि वो उसमें नहीं जा रहे, कि दब नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, और वो दुनिया भर में राब्ते कर रहे हैं। कल अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मॉस्को पहुंच रहे हैं और सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। अब असल इशू यही है कि आपकी एयरफोर्स तो है नहीं,